नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह तीसरा व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम कंपनी के शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो कंपनियां भारत में आती हैं और जिस प्रकार इनके द्वारा कुछ क्षेत्रों पर जो भारत के क्षेत्र हुआ करते थे वह अपने अधीन कर लिए जाते हैं और अधीन करने की नीति को आपने हिस्ट्री में समझ चुके होंगे। और यहाँ से हम देखते हैं कि जो कंपनी का शासन होता है 1773 से लेकर 1858 तक चलता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी सीधे तौर पर यहाँ पर रूल कर रही थी एवं कुछ नियंत्रणों के साथ यह यहाँ पर रूल कर रही थी। और हम देख सकते हैं कि इसमें कोई सरकारी व्यक्ति इस प्रकार से नहीं जुड़ता था कि यहाँ पर प्रशासनिक कार्य करे। और हम देख सकते हैं कि जो भी कार्य होते थे वह जो कि ब्रिटेन की निगरानी में हुआ करते थे। और जैसे जैसे ही इन पर दबाव बनाए गए, जैसे जैसे कि उनको रेगुलेट किया गया और 1773 से यह कार्य जो था वह प्रारंभ किया गया। पहले हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश की जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो उसके लिए एक मैग्ना कार्टा दिया जाता है। यह एक स्वतंत्र व्यापार के लिए एक पत्र होता है जिसके माध्यम से यह व्यापार करती हैं। जैसे ही अपना व्यापार भारत में वह स्थापित करती हैं तो उस व्यापार को रेगुलेट करने के लिए इस प्रकार के नियम व कानून लाए जाते हैं जिनके माध्यम से हम एक पॉलिटी में एक दिशा प्रदान करते हैं जो कि हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक है। और यह जो परिवर्तन लाए जाते हैं वह धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और इन्हीं जो कि कानूनों को जो कि भारत के क्षेत्र में लाए जाते हैं इन्हीं को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया जाता है। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यह रेगुलेट कर रहे थे और किस प्रकार अधिकारियों की नियुक्ति हो रही थी और उसी को इवॉल्व करते हुए भारतीय संविधान में इसको जोड़ा जाता है। अतः भारतीय संविधान में यह बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है और किस प्रकार के रेगुलेशन किस डेट से संबंधित हैं। और इस प्रकार की जानकारी के लिए आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था इस समय पर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि जैसे ही किसी भी मतलब व्यापार की शुरुआत होती है तो उसे एक मुक्त व्यापार रखा जाता है। और जब किसी प्रशासनिक तरीके से उसमें जुड़ना होता है तो हम देख सकते हैं कि जैसे आज मान लो कि कोई भारत में जुआ सभी को पता है लेकिन वह प्रत्येक जगह पर अलग अलग स्तरों पर खेला जाता है और इसके लिए कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन थे कि उनको पकड़ा जाता है। यदि इसी चीज़ के लिए रेगुलेट किया जाए, टैक्सेशन सिस्टम के अंतर्गत जोड़ा जाए, यानी जो भी गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही हैं उनको एक टैक्स के अंतर्गत लाया जाए, यानी सीधे तौर पर इनका महत्व लास्ट में यही होता है, सरकार का महत्व कि कैसे लोगों से टैक्स वसूला जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ से धन कमा कर जा रहे थे अपनी कंपनियों के द्वारा उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वह किसी टैक्स के दायरे में नहीं आ रही थी। और हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी व्यक्ति जाते थे वह अपना जीवन बहुत ही विलासितापूर्ण जीते थे, बहुत सा धन उनके पास होता था जो कि ब्रिटेन के लोगों के पास भी नहीं होता था। अतः इस प्रकार के व्यक्तियों को ब्रिटेन के द्वारा देखा गया। यह लोग ब्रिटिश संसद की चपेट में जैसे ही आते हैं तो उनके द्वारा बोला जाता है कि इनको रेगुलेट करने के लिए कोई आइडिया निकाला जाए। और वही जो आइडियाज़ होते हैं इनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि 1773 में उनके विरुद्ध रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। आइए समझते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम का भारतीय संविधान में अत्यधिक महत्व है क्योंकि उनको रेगुलेट करने के लिए जो भी बातें लाई जा रही थी वह धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का हिस्सा बनती हैं। अतः भारतीय संविधान में यह अत्यधिक महत्व रखता है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। यानी अब तक जो भी यहाँ से धन अपना अर्जित करके जा रहे थे वह अब केवल उनके द्वारा जो कि ब्रिटिश संसद है, जो मैग्ना कार्टा उनके द्वारा दिया गया था, जो अधिकार पत्र कंपनी को सौंपा गया था, केवल व्यापार करने के लिए सौंपा गया था। एवं कुछ प्रकार की जो भी हम देख सकते हैं वो मामूली सा टैक्स देकर वह अपना कार्य कर रहे थे और अपने आप को डेवलप कर रहे थे।
और यहाँ से हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश संसद होती है कि चूँकि अब भारत को उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो चुका है, यानी यह जो कंपनियां जा रही हैं अब भारत को अपना उपनिवेश बना चुकी हैं, अतः इसी उपनिवेश के चलते इसको रेगुलेट करने के लिए उठाया गया यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था। इसके द्वारा ही कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, यानी हम देख सकते हैं कि अब जो भी यहाँ पर कंपनी रूल कर रही थी वह प्रशासनिक एवं राजनीतिक रूप से जो भी इनके कार्य होते हैं उनको मान्यता प्राप्त कर दी जाती है। यानी अब आप प्रशासनिक तौर पर इससे जुड़ जाएंगे और राजनीतिक तौर पर इन चीज़ों की निगरानी रखी जाने लगेगी, तो यह टैक्सेशन सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे और भारत से सीधा धन सरकार को प्राप्त होगा, जो कि ब्रिटेन की सरकार होगी। इसके द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी और हम देख सकते हैं कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव इस प्रकार पड़ती है, यानी हम देख सकते हैं यदि कोई स्वतंत्र राज्य होता है, कोई देशी रियासत होती है या कोई कंपनी होती है, तो वह अपना स्वतंत्र कार्य करती है, और यदि कोई केंद्र में अच्छी स्ट्रॉन्ग सरकार आ जाती है तो वह सरकार अपने अधीन उस कार्य के लिए कर लेती है, उस कंपनी के लिए कर लेती है, उस राज्य के लिए कर लेती है, और राज्य के द्वारा जो भी टैक्स की वसूली है या उनके लिए वेल्थफेयर की स्कीम है, उस राज्य में किए जाने वाले ऐसे कार्य हैं, उनके लिए प्रशासन सीधे तौर पर अपने कार्यों को करने लगती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ने लगती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के अधिनियम की विशेषताओं को जाने तो विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखनी चाहिए कि 1773 में जो अधिनियम लाया गया इसमें क्या विशेषता थी। ब्रिटिश संसद द्वारा मामलों के नियंत्रण के लिए उठाया गया यह पहला कदम था, जो कि हम अच्छे से जान चुके हैं, और इसके बारे में हम देख सकते हैं कि इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम से नामित कर दिया, यानी बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्यों की साथ जोड़ा गया, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद होती थी, कार्यकारिणी का अर्थार्थ होता है कि जो भी कार्यों को करने के लिए इनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी यहाँ पर परिषद बनाई हुई थी उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। 4 सदस्यों के निर्णय पर ही कोई भी कार्य किया जाता था या किसी भी कार्य का निर्णय लिया जाता था, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 4 सदस्यों की प्रेजेंस यहाँ पर होती थी, यहाँ पर यदि 3-1 से फैसला आता था तभी वह कानून बनाया जा सकता था, यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नर की शक्तियाँ काफ़ी हुआ करती थी, यानी हम देख सकते हैं कि यदि गवर्नर है वह अपने साथ 2 व्यक्तियों को मिला लेता था तो कोई भी कानून आराम से पास हो जाता था, और 2/2 का भी कोई फैसला आता था तो उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे 2 सदस्य किसी चीज़ के लिए एग्री होते हैं तो तीसरी वोटिंग गवर्नर के द्वारा डाल दी जाती थी, वह पास हो जाता था। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वह 1774 से ही हो चुकी थी, जो कि फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो कि इनका हाउस बना हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की जाती है। आगे देखते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी भारत के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद भी यहाँ से नियुक्त किया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट सौंपने का कार्य सौंपा जाता है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इसके कार्य को पूछ लिया जाता है, अतः आपको याद रखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कार्य होता था वह भारत में हो रहे कार्यों को ब्रिटिश संसद में सौंपने का, इनकी जो रिपोर्ट होती थी, इनकी जो भी रिपोर्ट निकल कर आती थी कार्यों की, उस रिपोर्ट को सौंपने का कार्य यह ब्रिटेन में किया करता था, ब्रिटेन की संसद में रिपोर्ट को सौंपा करता था। आगे देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट में हमें समझना चाहिए कि जो भी 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को रेगुलेटिंग करने के लिए लाया गया था उसमें कुछ खामियां थी, और इन्हीं खामियों को पूरा करने के लिए 10 वर्ष पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। चूँकि इसकी अध्यक्षता विलियम पिट्स कर रहे थे, अतः उनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट
1784 रखा गया। इसमें राजनीतिक मामलों और न्यायालय की देखभाल के लिए 6 सदस्यों के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यायालय यानी इनके विरुद्ध अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वह समझते हैं कि न्यायालय की स्थापना तो हो ही चुकी थी, चूँकि यहाँ पर जो कंपनियों के जो घोटाले होते थे उनकी सुनवाई होती थी, साथ ही कुछ भारतीयों को भी यहाँ पर सजाएं दी जाती थी जो भी यहाँ पर विरोध करते थे। और हमें समझना चाहिए कि जैसे जैसे इसका विस्तार होता है, अब हम देख सकते हैं कि राजनीतिक मामले भी होते हैं और कुछ न्यायालय मामले होते हैं, और इन मामलों की देखभाल के लिए 6 सदस्यों के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियुक्त किया जाता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पिछले इसमें स्लाइड में हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कार्य था वह था रिपोर्ट को सौंपने का कार्य, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो यहाँ पर इस बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है, जो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया है, यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसमें 6 सदस्य होते थे और साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन भी किया जाता है। 3 सदस्यों की गवर्नर जनरल की परिषद की शक्तियों में कमी लाई गई, यानी यहाँ से 3 सदस्यों की बात होने लगती है, जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्तियाँ कम हो गई, यानी यहाँ पर जो 2 सदस्य होते थे 2+2, 2 सदस्य होते थे 1+1, इनके द्वारा अगर कोई भी निर्णय लिया जाता था तो वह इम्प्लीमेंट किया जाता था। यानी अब गवर्नर के पास अकेला अधिकार नहीं था किसी भी निर्णय को लेने का। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि 2 व्यक्ति किसी कानून के लिए एग्री होते हैं तो वह आराम से पास कर दिया जाता था। इस प्रकार गवर्नर की शक्तियों को कम कर दिया जाता है। मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की जाती हैं। यानी अब हम देख सकते हैं कि कलकत्ता के बाद कलकत्ता में जो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि मद्रास व बॉम्बे में गवर्नर परिषदें स्थापित की जाती हैं। यहाँ पर भी अपने राज्यपाल या गवर्नर बैठाए जाते हैं। आगे देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, यानी यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके मध्य में भी कुछ एक्ट आए हैं, उनके बारे में इतना आवश्यक नहीं है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह जो विशेष बातें आपसे पूछ ली जाती हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि विस्तृत एवं पूरा अध्ययन करने के लिए अगर हम बुक्स पर जाते हैं और इस प्रकार की नीति को अपनाते हैं कि हमें सारा कुछ पढ़ना है, जो आपके लिए आवश्यक है वही पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे साथ जो आप बेसिक नॉलेज को ले रहे हैं उससे आपको एक समय की जानकारी प्राप्त होगी कि क्या किस समय पर चल रहा था, और अपना आंसर लिखने के लिए आप आसानी होगी। यानी हम देख सकते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, अब हम देख सकते हैं कि चार्टर एक्ट में क्या है। चार्टर एक्ट को आप याद रखिए कि 4 से चार्ट और 4 से चार्टर और 4 से चीन। यहाँ पर चीन को आप याद रखिए, यानी 3 के साथ व्यापार को छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनियों का एकाधिकार समाप्त हो गया, जिसमें मुख्य रूप से चाय अफीम आती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यूरोप की अन्य कंपनियां भी भारत में आई हुई थी, जैसे कि फ्रेंच और पुर्तगाल की, और हम देख सकते हैं कि डच और डेनिश यहाँ पर हुआ करते थे, अतः तीनों ही व्यापार करने लगे थे। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने जो कि MOU स्थापित वो वहाँ पर यूरोप पे करते हैं, और वहाँ पर वह सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो इन्होंने अपने जो उपनिवेश जो कोठियाँ जो व्यापार की मार्ग बनाए हुए हैं जो कि भारत में, उनके MOU के द्वारा इनके द्वारा एक बात की जाती है कि जो भी अब व्यापार कर रहे हैं वह हम निश्चित रूप से व्यापार करेंगे, लेकिन जो भारत में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था वह समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन कुछ व्यापार जो कि चीन के साथ प्रमुख रूप से किया जाता था उसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगी रहती है, यानी चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से चाय व अफीम आती थी। यानी चाय व अफीम का व्यापार चीन के साथ अकेला ब्रिटेन ही करेगा, बाकी व्यापार पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। 1873 का जो चार्टर एक्ट है इसके बारे में जो जानकारी है आप याद रखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो कंपनी होती है वह लिबरल हो जाती है और अपने कार्यों को थोड़ा उदारतापूर्ण करती है, चूँकि इनके पास बहुत सारा क्षेत्र आ चुका था।
संधियों के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लिया गया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों को यह आज़ादी देते हैं कि आप भारत जाइए और वहाँ पर अपना प्रचार प्रसार कीजिए और लोगों का धर्म कन्वर्जन एवं साथ ही यहाँ पर अपनी जो टीचिंग्स है, मिशनरियों की टीचिंग्स है, वह फैलाने का प्रयास कीजिए। इसी समय पर भारत पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। यानी भारतीय शिक्षा को बिगाड़ने के लिए एक बात कहें तो 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। यानी जो भी वहाँ की शिक्षा है, यानी उनके पास मैन पावर कम हुआ करती थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो खर्चा करने की आवश्यकता है, ब्रिटेन की सरकार ने जो भी कार्य किए वह अपने ही भलाई के लिए किए, क्योंकि इसका उल्टा परिणाम भी हुआ। जैसे ही वह शिक्षित करते हैं और भारतीय लोग उनकी बातों को जानने लगते हैं, वहाँ की नीतियों को समझने लगते हैं, और यह तो बात अलग है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वह केवल भारत को गुलाम बनाने के लिए, यानी भारत से मैन पावर को लेने के लिए यह कार्य किए जा रहे थे। जैसे वह शिक्षा के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं तो लोग मैन पावर को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। यदि हमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि थोड़े बहुत शिक्षित होने चाहिए, अतः यह 1 लाख रुपए यहाँ पर खर्च करते हैं। और इसका जो उल्टा परिणाम होता है कि इनके द्वारा तो अपनी नीतियों के चलते जो पैसे खर्च किए जाते हैं, भारतीय इनकी बातों को समझने लगते हैं और यहाँ पर वह शिक्षित होते हैं। हम देख सकते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, और इसके पहले हमने पढ़ा 1813 का 10 वर्ष पश्चात ही 10 या 20 वर्ष पश्चात ही चार्टर एक्ट आता है। तो हम देख सकते हैं गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कहा जाता था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 में। यहाँ पर हम केंद्रीकरण की नीति को समझ सकते हैं, और जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा उसके अंतर्गत मद्रास भी आ जाएगा, बॉम्बे भी आ जाएगा। यानी इसकी शक्तियों को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और इसके अधीन रहकर यह कार्य करेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं, और यह केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। यानी जब हम देख सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र की बात हो रही है, भारत को संगठित करने की बात हो रही है, किस समय पर? ब्रिटेन के समय पर। यानी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके कई दरवाजे क्यों हो, एक ही दरवाजे से इसको लाया जाए, यानी केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए और जो भी सारा कुछ टैक्सेशन सिस्टम होगा वह यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और सीधे तौर पर यहाँ से हम ब्रिटेन में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था उसके लिए हम भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर देते हैं, और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो विलियम बेंटिक बनते हैं। आपको याद रखना चाहिए यह केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। यानी अब इसके बाद केंद्रीकरण का कार्य इसके आगे किया जाने लगा था। विधायी उद्देश्यों के लिए एक नया कानून जोड़ा गया जिसने राज्यपाल का आकार बढ़ा दिया। यानी जो विधायी कार्य होते थे, यानी किसी राज्य को रेगुलेट करने के लिए राज्यपालों का आकार बढ़ा दिया। जिस जिस क्षेत्र में जो भी इनका अधिकार हो चुका था वहाँ पर राज्यपालों की नियुक्ति की गई। लॉ कमीशन की स्थापना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई, जो कि आपको याद रखनी है। यह जो फैक्ट है, लॉ कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। यानी इनके लिए जो भारतीय शिक्षा का जो कि ब्रिटेन की शिक्षा जो यहाँ पर प्राप्त कराई गई, तो इनको लिए जनक भी कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। आगे देखते हैं। भारत के लिए केंद्रीय विधायिका की शुरुआत के रूप में विधायी शक्तियों को छीन लिया गया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही भारत में केंद्रीय विधायिका की शुरुआत होती है तो विधायी शक्तियों को छीन लिया जाता है। यानी यहाँ से आपको समझना चाहिए कि जैसे ही केंद्रीय विधायिका की, यानी केंद्रीय विधायिका यानी जो कि संपूर्ण भारत की एक विधायिका बना चुके थे वह, उसके द्वारा जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो विधायी शक्तियों को छीन लिया जाता है और धीरे धीरे यहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम होता है वो केंद्रीकरण की दिशा में कार्य करने लगता है। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट को हम समझ सकते हैं कि चार्टर एक प्रकार का संविधान ही होता है। संविधान का दूसरा नाम कहें तो चार्टर होता है। कुछ नियम एवं कानून होते हैं जो कंपनी पर लागू किए जाते हैं। यह 1853 में आया।
1853 के चार्टर एक्ट के बारे में हम जानकारी लें तो गवर्नर जनरल की विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विधायी कार्य जो कि यहाँ पर यहाँ पर इनके जो मंत्री हुआ करते थे या विधायी होते थे, विधायी शक्तियाँ होती थी और कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कानून बनाने वाले होते हैं उनको विधायी कहते हैं और कार्यकारी जो कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं उनको कार्यकारी कहते हैं। पिछले व्याख्यान में इसके बारे में हमने प्रमुख रूप से समझा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कहलाते हैं जो विधायी होते हैं, और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यों को एग्जीक्यूट करने वाले एग्जीक्यूटर कहलाते हैं। तो इनको अलग अलग कर दिया जाता है। पहले जो हुआ करते थे वो विधायी लोग ही यानी जो लेजिस्लेचर ही कार्यों का क्रियान्वयन करते थे। अब इनकी जो कानून बनाने के लोगों को अलग कर दिया गया और कार्यकारी लोगों के लिए यहाँ पर अलग कर दिया जाता है, उनके कार्यों का वितरण कर दिया जाता है। ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों को भारत के लिए अब राज्य सचिव द्वारा प्रयोग किया जाने लगा, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर हुआ करता था, यानी राज्य सचिव हुआ करता था, और वह ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का भारत के लिए अब राज्य सचिव द्वारा कार्य किया जाने लगा था तथा भारत के पहले सचिव लॉर्ड स्टैनली बने थे। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि कोई देश है और उसको उपनिवेश बना लिया गया है तो ब्रिटेन के द्वारा रेगुलेशन करने के लिए कुछ अधिकारी की आवश्यकता होती थी। उच्च अधिकारी का कार्य कर रहे थे राज्य सचिव, और राज्य सचिव के द्वारा ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों को इम्प्लीमेंट किया जाता था। यानी ब्रिटिश क्राउन की शक्तियाँ उसके पास होती थी, चूँकि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही उसको शक्तियाँ प्रदान की गई थी कि आप जाइए इसकी निगरानी रखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्यों के लिए 15 सदस्यों वाली भारत परिषद की सहायता प्रदान की जाती है। यानी जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत सचिव के लिए या जो यहाँ पर राज्य सचिव का पद होता है उसके लिए 15 सदस्यों वाली भारत की परिषद द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है। इन्हें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार व नियंत्रण के साथ निहित किया जाता है। यानी हम देख सकते हैं भारतीय प्रशासन पर इनको पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं कि आप यहाँ पर नियंत्रण कीजिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर वायसराय एजेंट के रूप में स्थापित किया जाता है। गवर्नर जनरल को भारत का पहला वायसराय बनाया जाता है। यानी जो भारत में जो भी एजेंट का कार्य कर रहा था वह गवर्नर जनरल कर रहा था, यानी ब्रिटेन के एजेंट का काम वायसराय कर रहा था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बनते हैं। कैनिंग को आप याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया जाता है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है। यानी जो कंट्रोल करने के लिए यह जो हुआ करते थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो पद यहाँ पर बनाया हुआ था 1853 में जैसे ही लॉर्ड कैनिंग के लिए वायसराय बनाया जाता है, यानी अपना एक प्रमुख रूप से एजेंट यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। एजेंट स्थापित होने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, चूँकि कंट्रोल सिर्फ सीधे तौर पर वायसराय के हाथ में चला जाता है। यानी 1853 में हम समझ सकते हैं कि जो प्रमुख पद यहाँ पर हुआ करता था वह वायसराय का हुआ करता। इसके साथ ही आज का व्याख्यान हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, चूँकि इसके बाद हम 1858 का जो भी भारत शासन अधिनियम देखेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि जब 1858 की क्रांति होती है तो 1858 की क्रांति में बहुत से परिवर्तन आते हैं। चूँकि कंपनी के द्वारा जो भी यहाँ पर कार्य किए जा रहे थे इससे यहाँ के लोग आहत होते हैं, और किस प्रकार कंपनी के द्वारा क्षेत्रों को अपने अंदर शामिल किया जा रहा था और उन्हें उपनिवेश के रूप में यूज़ किया जा रहा था। तो यहाँ से जो भारतीय जनमानस में आक्रोश है वह निकल कर आता है, और इसी के द्वारा 1858 की जो क्रांति होती है अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए, यहाँ से भारत से बाहर करने के लिए जो 1858 की क्रांति की शुरुआत होती है, वैसे ही भारत में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं और इन्हीं आमूलचूल परिवर्तनों के स्वरूप भारत को बाहर करने की नीति बनाई जाती है। अतः ब्रिटेन की सरकार बहुत होशियार थी, उसके द्वारा एक प्रकार के कार्य किए जाते हैं और भारतीय जनमानस को पहले तो इससे जो 1858 का जो कि यहाँ पर क्रांति चालू हुई थी उसको समाप्त करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है, और इसके बाद ही हम देखते हैं कि भारत में जो कि वायसराय का पद हुआ करता था इसको समाप्त कर दिया जाता है।
और जो भारत का शासन है वह सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वायसराय कार्य कर रहे थे और इसके पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जो यहाँ पर कार्यों का क्रियान्वयन हो रहा था, उसके द्वारा कुछ जो भी इनके द्वारा समझा जाता है और समझा जाता है कि जो भी यहाँ पर कुछ जो भी अधिकारी आए हुए हैं वह भ्रष्ट हैं और इस प्रकार के कृत्यों के द्वारा भारतीय जनमानस में इनके प्रति असंतोष फैल रहा है। ऐसी असंतोष को दूर करने के लिए इनके द्वारा यह वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटेन के द्वारा सीधा बोला जाता है कि अब जो यहाँ का शासन होगा वह ब्रिटेन के द्वारा सीधा यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सीधा चलाया जाएगा। वायसराय को पद की समाप्त करते ही ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपने स्वयं के अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। और हम इसके बाद 1858 की क्रांति को पढ़ेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर परिवर्तन हुए, जो भी 1858 के बाद जो एक्ट आए उनके बारे में अध्ययन करेंगे अगले व्याख्यान में। हम चाहते तो इस व्याख्यान के माध्यम से आपको 1947 तक ले जाते, लेकिन आपके जो अध्ययन है वह थोड़े लेक्चर्स में आना चाहिए या ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। यानी जो भी जानकारी दी जाती है उसको आप नोट डाउन कीजिए, पढ़ते रहिए और नोट डाउन करने के बाद 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आप आसानी से इस जानकारी को एकत्रित कर पाएंगे। और लेक्चर बाय लेक्चर लाने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको सारी जानकारी याद रह जाए और एक ही लेक्चर में लाने से आपको सारा कुछ एक ही बार प्राप्त हो जाता है और एक ही बार में आप भूल जाते हैं। इसलिए आपको लेक्चर बाय लेक्चर इसका अध्ययन करना है, नोट्स बनाने हैं और आपको याद रखना है। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।